एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। जी सर। सर मेरा नाम निहारिका भावसार है। मेरा जन्म बैतूल में ही हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी बैतूल में ही हुई है। मेरा 11वीं 12वीं भोपाल से और अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नागपुर से हुआ है। इसके बाद मैंने बैचलर इन एजुकेशन पीएचडी एमपी सेट क्वालिफाई किया है और पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी भी किया है। 2011 से ही मैं जॉब में हूँ और अभी मैं जेएच गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बैतूल में एज अ गेस्ट फैकल्टी जूलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। और सर मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ और लायंस क्लब मेंबर भी हूँ और मेरी एक बुक पब्लिश है गुड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। जी सर। ओके मैम, ये आपके 15 पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, ये जी कौन 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 से जर्नल्स में पब्लिश हुए ये आप बताइए। जी सर। सर बायो मिरर जनरल है। इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च जो है वो उसमें है। और सर एक फोटोन इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश है। आईजीपीआर करके जर्नल है, उसमें दो पेपर पब्लिश है। और सर एक आईबीबी मतलब इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोस्टैटिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी पब्लिश है सर। ऐसे डिफरेंट जर्नल्स में नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश है। ओके, ये जो जर्नल्स हैं ये कहाँ से पब्लिश होते हैं? इंटरनेशनल कौन कौन से हैं जो? सर इंटरनेशनल जर्नल जो फोटोन है सर कहाँ से पब्लिश होते हैं, बट ये सर सॉरी सर शायद मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, ये सारे जितने भी आपके पेपर पब्लिश हुए हैं जिस जर्नल में, उस जर्नल का यानी पब्लिश मतलब पब्लिकेशन प्लेस और उनका जो एडिटर है वो जरूर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये पूछ लिया जाता है ना। जी और सर। पेपर तो आपको आपके पब्लिश हुए तो आपको उनके बारे में जानकारी होगी, बट यानी कि जर्नल्स के बारे में पूछ लेते हैं। अच्छा, ये आपका जो है बुक पब्लिश्ड हो गया। अच्छा, हाँ, ये गुड बाय इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ये क्या है? सर एक बुक पब्लिश की है जिसका मैंने टाइटल दिया है गुड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि सर रिसर्च ओरिएंटेड है। जी सर, उस तो हिसाब से उसका। जी जी, तो आपने इसमें क्या बुक में लिखा हुआ है? आपका इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है उसको किस टाइप से गुड बाय करने का आपने प्रोसेस बताया है? जी सर। सर जैसे इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसमें ऐसे बहुत सारे माइक्रोब होते हैं। फॉर एग्जांपल सुडोमोनास की ही हम स्पीशीज देखें, सो जो नेचुरली बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं, बट उसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि बायोसर्फेक्टेंट। उसको अगर हम इन्हांस करें, उसका प्रोडक्शन बढ़ाए, और या तो हम जीन टारगेटिंग, जैसे सर मैंने जीन टारगेटिंग की है कि जो रिस्पॉन्सिबल है बायोडिग्रेडेशन, उस जीन को यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे बायोडिग्रेडेशन हो सकता है। सर वो बुक में मैंने स्टोरी फॉर्म में इसको इनकॉर्पोरेट किया है। ओके मैम, आप ये लॉयंस क्लब में प्रेसिडेंट भी रही हैं और बोर्ड मेंबर भी रही हैं। जी सर। ये लॉयंस क्लब कब एस्टेब्लिश हुआ था? अभी उसका यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर है, जी सर। इसका यानी कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट कौन है? सर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो है अभी वो इंडियन ही है। मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर सर ये शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है और 1920 में स्टार्ट हुआ है। इसे अभी 104 वर्ष हो गए हैं सर स्टैब्लिश हुए। ओके, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? सर काफी सारे मेंबर है, लाइक मिलियंस में, जिसमें इसकी इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। जिसमें लाखों में सर मेंबरशिप है इसमें लायंस क्लब में। ओके, तो इस क्लब को यानी कि इसकी मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपकी पर्सनालिटी में क्या यानी कि ग्रोथ हुई है या क्या उसमें ऐड हुआ आपका? जी सर। सर इसमें लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और सिंपोजियम भी होते हैं जिसमें कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और इसमें सर अलग अलग दायित्व मिलते हैं, जैसे पहले मैं सेक्रेटरी भी रही हूँ, प्रेसिडेंट, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ। तो हम अलग अलग दायित्व निभाते हैं। और सर तीसरा सबसे बड़ी बात है सर कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी भी काफी इसमें हमारी बड़ी है सर। किस टाइप की कनेक्टिविटी बढ़ी है आपकी? सर जैसे मैं किसी भी प्लेस पे जाती हूँ, लाइन मेंबर है तो मुझे हेल्प मिलती है, तो मुझे नेटवर्किंग ऑल ओवर इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया भी, सर मैं जर्मनी गई थी तो वहां पे भी मुझे लाइन मेंबर से काफी सहायता मिली थी। ओके, जर्मनी क्यों गए थे आप? सर मेरा एल्डर ब्रदर वहां पर सेटल्ड है तो मैं जर्मनी फॉर 1 मंथ गई थी 2019 में। ओके, ये जर्मनी दो हुआ करते थे, एक पूर्वी जर्मनी, एक आपकी पश्चिमी जर्मनी, वेस्टर्न और ईस्टर्न जर्मनी थी।
ये कब दोनों मिलाकर के एक हुए हैं? सर सॉरी सर, नहीं है, अपना आइडिया है। अच्छा। अब ये जर्मनी की यानी कि कैपिटल क्या है? सर म्यूनिक है जर्मनी की कैपिटल। कैपिटल म्यूनिक है? जी सर, म्यूनिक में ही भाई रहता है। जी। कंफर्म? जी सर, म्यूनिक ही सर म्यूनिक ही कैपिटल है सर, मुझे जैसे भाई से पता चला। चलिए उसको आप देख लीजिए। जी सर। एक प्रश्न है जर्मनी से, फिर सब्जेक्ट पर आते हैं। जर्मनी किस लिए फेमस है? जर्मनी, मैम नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए देख लेना इसको। अच्छा जी। ये बताइए निहारिका जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फूड प्रोसेसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में कुछ टेक्निक्स है जिनका यूज किया जाता है, उनके बारे में बताइए। जी मैम। मैम फूड प्रोसेसिंग जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं बायोटेक का यूज करके, तो हमें जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करना है, फूड प्रोडक्ट, तो जैसे कि प्रिजर्वेशन के लिए टेक्निक, या फिर हम कोई बैक्टीरिया का यूज करके हम उससे फर्मेंटेशन का यूज करके मैम उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटर यूज करके, एंड उसमें प्रिजर्वेशन डाल के उनका प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा कोई एक ऐसे मेथड का नाम बताइए जिसमें हम रेडिएशन का यूज करते हो। मैम आरटी, आरटी जो टेक्निक है, जो हम डिसीज के लिए यूज करते हैं, उसमें हम रेडिएशन यूज करते हैं। या सीटी स्कैनिंग, मैम सीटी स्कैनिंग का भी यूज करते हैं। किस टाइप के रेडिएशन का यूज करेंगे? मैम जो एक्सरे भी यूज करते हैं और यूवी भी यूज करते हैं मैम, नॉन आयोनाइजिंग या आयोनाइजिंग, दोनों टाइप के रेडिएशन यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया ट्रीटमेंट से। अब मैं अगर बात करूं फूड सेक्टर में, तो फूड सेक्टर में किस टाइप के रेडिएशन का यूज किया जाता है? क्या फूड सेक्टर में रेडिएशन का यूज किया जाता, करते हैं कि नहीं करते हैं? जी मैम, स्टरलाइजेशन के लिए हम यूवी रेस का यूज करते हैं, जिससे कि सारे माइक्रोब्स को मारा जा सके। तो हम यूवी स्टरलाइजेशन के यूवी रेस का यूज करते हैं मैम। गामा ब्लू का कर लाइट। सकते हैं क्या, गामा? मैम गामा, जितना मुझे पता है कि बहुत ही टॉक्सिक है, तो हमें गामा यूज नहीं करना चाहिए, अल्फा हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टरलाइजेशन मेथड को बताइए थोड़ा। जी मैम, स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक या फिर ड्राई हीट या फिर मॉइस्ट एयर का भी यूज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। पाश्चराइजेशन इससे किस तरीके से अलग है? पाश्चराइजेशन में भी तो हम यही काम करते हैं। जी मैम, पास्चुराइजेशन हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं जैसे कि मिल्क, और इसमें हम हाई टेम्परेचर करके उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल करते हैं। और स्टरलाइजेशन में मैम हम ड्राई है, या हमारा मीडिया है, या फिर सॉलिड है, इन्हें भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो पाश्चराइजेशन में सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं? जी मैम, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसे बॉईल करते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो सके। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो सके, मैं पूछ रही हूँ सारे जो हमारे लिए हार्मफुल है, यूजफुल है, सब कुछ किल हो जाता है पाश्चराइजेशन में? यस मैम, पास्चुराइजेशन जो है वो स्टरलाइजेशन की ही एक टेक्निक है, जिसमें कि हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल सारे नहीं करते करते, हैं। सारे नहीं करते। जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको ही किल किया जाता है, सारे नहीं होते, जबकि स्टरलाइजेशन में सारे हो जाते हैं। अच्छा जी मैम। पाश्चराइजेशन भी कई टाइप का होता है, तो उसके बारे में बताइए। तीन, मैम जो, हाँ होता है जी उसके मैम बारे में। तो, हाँ, थ्री हाँ टाइप, मैम, बताइए। जो हीट पाश्चराइजेशन होता है या फिर स्लो हीट कोल्ड पाश्चराइजेशन होता है, इसमें मतलब हम बॉईल करते हैं, देन कूल करते हैं, देन बॉईल करते हैं। सो जो दो याद आ रहे हैं मुझे मैम अभी। यूटीएच के बारे में सुना है? यूटीएच नहीं मैम। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर करते हैं, यस मैम। जी। बताइए। याद आया? जी मैम। मैम बताइए। जिसमें कि, हाँ मैम, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज करके हम उसे किल कर सकते हैं। टेम्परेचर मुझे अभी याद नहीं आ अप्रोक्सीमेट कितना होता है, नहीं याद आ रहा, 120 के ऊपर ही रहता रहा। है। हम जो स्टरलाइजेशन में 121 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, जिसमें 15 LBPS एंड 20 मिनट्स के लिए हम करते हैं। तो इसको देख लेना, आप भूल गए थे। कोई मैम बात। वो ऑटोक्लीव का मुझे याद था, तो हाँ, मैं रिलेट कर पाई चलिए जी। कोई बात नहीं। अच्छा निहारिका जी ये बताइए, अब थोड़ा मेन जो कोर पोर्शन है जूलॉजी का, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, बायोटेक जी से तो ये हो गया। ये बताइए सी अर्चिन, सी अर्चिन का ये अगर बात करें, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है और महत्व क्या है हमारा आर्थिक दृष्टि से सी अर्चिन का?
मैम सी अर्चिन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज अ बेट भी हम उसे यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर फिशरी। और इसके अलावा इसका मैम कुछ अभी इसका कुछ इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं है, ये पूछ रही हूँ, है कि नहीं है? मैम इम्पोर्टेंस तो है, पढ़ा है मैंने। अभी एकदम रिकॉल नहीं आया कोई मैम। बात नहीं, ये किस फाइलम में आता है? इसको किस फाइलम में रखेंगे? मैम एकाइनोडर्मेटा में। टाइलोडर्मिटा, वेरी गुड। अच्छा, मोलस्का जो है, ठीक है, जी। मोलस्का के कुछ मुझे एग्जाम्पल दीजिए जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। मैम सबसे पहले तो पर्ल कल्चर में हम जो ऑयस्टर्स पढ़ते हैं, पिंटाडा वल्गैरिस, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी मैम जैसे हम फिशरी में ही अगर फूड के लिए देखें तो बहुत सारे, मतलब इसमें जो ऑयस्टर या मुसेल है वो भी इम्पोर्टेंट है मैम, जो उसे यूज कर सकते हैं। या फिर मैम जो सी स्क्विड होता है, वो इसमें इंक ग्लैंड होता है जो स्प्रे का काम करता है, तो जो वर्ल्ड वार 2 में भी उसे एज अ स्प्रे यूज किया था डिफेंस के लिए। सी स्क्विड को अगर बात करें, इसका एक और नाम होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? सी स्क्विड। सी स्क्विड मैम एकदम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। स्प्रे के से कुछ नाम है मैम अच्छा, लॉलिगो, लॉलिगो क्या है? जी मैम लॉलीगो सी स्क्विड जी। ओके, तो ये भी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है सेफेलोपोड्स है कि नहीं है? जी मैम सिफेलोपोडा में आते हैं ऑक्टोपस एंड सी स्क्विड। तो इनको सेफेलोपोडा क्यों बोलते हैं? मैम क्योंकि इनके जो लिम्स होते हैं वो ओवर द हेड होते हैं, इसलिए इन्हें सिफेलोपोडा फैमिली में रखा है। अच्छा, ये ऑक्टोपस के अगर बारे में बात करें तो इसका जो हार्ट है वो थोड़ा डिफरेंस क्यों है? उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्या होता है उसका हार्ट, कितने हार्ट होते हैं, क्या होता है हार्ट से रिलेटेड, कुछ बताइए ऑक्टोपस के बारे में। इसका हार्ट मैम एकदम से मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, सॉरी मैम। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, इसके बारे में सुना है आपने? ये जी क्या? मैम। हाँ, बताइए। मैम, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें कि अगर पेरेंट स्पेशली मदर अगर नेगेटिव है और जो फादर है पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो तो नॉर्मल होगा, बिकॉज जो ब्लड है वो दोनों मिक्स नहीं होते, बट आफ्टर डिलीवरी अगर पॉजिटिव बेबी है तो जो RH पॉजिटिव फैक्टर है वो RH नेगेटिव मदर में जाएगा और एंटीबॉडीज क्रिएट होगी। तो जब सेकेंड बेबी होगा तो उस समय पर मैम उसमें जो एंटीबॉडी है जो बेबी के ब्लड में जाएगी और बेबी को इससे डेथ कॉजिंग हो सकता है, ये एंटीबॉडी हार्म करती है बेबी के RBC को, इसी मान को लीजिए कहते ऐसी हैं। कंडीशन कभी उत्पन्न हो रही है किसी के साथ, तो इसको रोका जा सकता है क्या, कि बच्चा जो है हाँ उसको कम नहीं बन रहा है? यस मैम, anti-RH एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन मदर को अगर पहले ही दिया जाए ड्यूरिंग द फर्स्ट बेबी तो ये रोका जा सकता है मैम अभी। देखो, सर पूछो। हाँ, आप थोड़ा सा आरएनए के बारे में बताएं कि कितने प्रकार के टाइप होते हैं और उनका फंक्शन अलग अलग कैसे है, जैसे टीका एम का आर का पूरा जी सर। सर RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड ये 3 प्रकार के होते हैं। tRNA जो होता है ट्रांसफर RNA, जिसे RNA पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है और इसका फंक्शन होता है कोडॉन को रीड करना और अमीनो एसिड को लाना जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बने। rRNA जो राइबोसोमल RNA होता है न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस होता है और RNA पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है, जो सर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, 2 सब यूनिट के फॉर्म में होता है जिससे कि पॉलीपेप्टाइड की चेन वहां पर बन सके, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेस बनाता है। और mRNA जो है मैसेंजर RNA है जिसके पास कोडॉन होता है। सर आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन mRNA का सिंथेसाइज होता है जिसमें कि कोडॉन जो रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए वो प्रेजेंट होते हैं। जी सर। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है? सर प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होगा, तो ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस होगी या अमीनो ट्रांसफरेज के थ्रू अमीनो एसिड का ट्रांसफर होगा, या तो सर अमीनो एसिड का या तो फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, कौन सी डिसीज हैं जो प्रोटीन की कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से सर मर्स्मा क्वाशिरगर एक तो होती है और एक मैं नाम सर अभी एकदम याद नहीं कर पा रही हूँ। आप सही बोल रहे थे, मरेस्मस।
मरिस्मस, यस मैम, आपने सही पूछा है। भी था एकदम, मरिस्मस एंड कॉशिगर। जी सर। ईआर का क्या फंक्शन है? जी सर। ईआर का फंक्शन क्या है? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो राइबोसोम की हेल्प से बनाता है। ये दो प्रकार के हैं, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एकाइनोडर्मिटा जो फाइलम है उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? किस सर तरह से ये, defend करती है? जी सर, सर इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है काइनोडर्मेटा का, इसमें जो वस्कुलर सिस्टम होता है, जो ट्यूब फीड की हेल्प से, और उसी से ये सर डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ओके। मोलस्क का क्या है मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म मोलस्क का? सर में अलग अलग, जैसे कि हम सेफलोपोडा में अगर देखें तो ये इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो स्प्रे करता है सामने जो एनिमी है उसके चेहरे पर, जो ब्लैक कलर का है, और वो वहां से स्किप कर जाता है। अच्छा, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका रंग वाइट होता है, रेड नहीं होता? सर जिसमें कि ब्लड पिगमेंट जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो एनेमिक जो होते हैं वो सारे ही लाइक इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स है, दे आर वाइट कलर बोल सकते हैं, या एन एनेमिक कह सकते हैं। और एनीमिया जिसमें कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। इनवर्टिब्रेट और जो हाई इनवर्टिब्रेट और नॉन इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस सर बताइए। जो वर्टिब्रेट्स होता है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, और जो वर्टिब्रेट्स में स्पेशली वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि पाइसेस, और ये कार्टिलेजिनस हो सकती है, और बोनी, जो बोनी फिशेस से आगे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल में सब वर्टिब्रेट कहलाएगी। और जो इनवर्टिब्रेट है उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन पाती है। अच्छा, ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो अंडे भी देते हैं, बच्चे नहीं देते? सर जो इक्थायोफिस है, या फिर जो स्पाइनी एंट ईटर है, वो एग लेइंग मैमल्स है। आपका संबंध बैतूल से रहा है, तो बैतूल में जी। टूरिज्म के बारे में बताएं, कौन कौन से टूरिज्म सेंटर हैं इसमें? जी सर, बैतूल जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर ताप्ती का जो उद्गम स्थल है मुल्ताई, वो भी एक टूरिज्म प्लेस है। दूसरा सर, यहाँ पे मुक्तागिरी 52 जैन मंदिरों का संगम है। और इसके अलावा सर यहाँ पे काले पत्थरों से बना हुआ महादेव का मंदिर और गुफा भी है सर, जो देखने लायक है। सर यहाँ बालाजीपुरम, जिसे सातवां अजूबा आठवां अजूबा भी कहते हैं, जो बहुत ही फेमस है, जो एनआरआई जो सेम वर्मा जी ने बनाया है, तो ये भी एक टूरिज्म का सर आकर्षण है। क्या इसी को पांचवा धाम बोला जाता है? जी सर, पांचवा धाम ऑफिशियली नहीं कहा गया है, बस इसे कहते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर बना है। अच्छा, ये आपने बताया है ताप्ती नदी यहाँ से उद्गम हुआ है, ताप्ती नदी पे कौन सा बांध बना हुआ? सर पारसडोह बांध बना हुआ है, जो कि आठनेर में आता है, मुल्ताई तहसील में। अच्छा, आपका संबंध नागपुर से भी रहा है क्या? जी सर, नागपुर का एजुकेशन है मेरा। हाँ। नागपुर के संतरे भी प्रसिद्ध हैं शायद। जी सर, ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, जीआई टैग, तो जीआई टैग में जो महाराष्ट्र के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का भी एक जिला है, उसको दोनों को साथ में जीआई टैग मिला है, वो कौन सा जिला है? सर छिंदवाड़ा जिला, उसे भी मिला है। वेरी गुड। ओके, आपका अच्छा है, हर तरह से आपने सभी तरह से अपने आप को डिफेंस में जोन में रखा है, सारे सेक्टर्स आपने कवर किए हैं और सारे क्वेश्चन किए हैं, वेरी गुड। अच्छा थैंक ये यू सर। निहारिका जी बताइए, बैतूल किस संभाग में आता है? सर नर्मदापुरम संभाग में आता है। चलो, ये पहले किस संभाग में आता था, अब इनके नर्मदापुरम में कब ऐड हुआ? सर ये भोपाल संभाग में ही आता था, जिसमें नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। फिर नर्मदापुरम संभाग को किस सन में किया ये मुझे याद नहीं है, पर अब ये तीन जिले नर्मदापुरम संभाग में आते हैं सर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम। ओके ओके, चलो। निहारिका जी, सर ने आपसे पूछा था कि मेमल्स जो अंडे देते हैं, आपने इक्थियोपिस बताया था। इक्थियोपिस मेमल्स थोड़ी ना, इक्थियोपिस तो एम्फीबियंस है। मैम इकाइडनस। right। नहीं, आपने इकाइड इक्थियोपिस बोला था हाँ, उस। मैंने इकायोफिस शायद गलती से हाँ, बोला, गलत पर बोल मैं दिया था। इकाइडनस बोलना हाँ, चाह रही थी। वो तो जी जी। एम्फीबियंस है। कोई बात नहीं, हो जी जाता है कभी कभी।
बाकी सब ठीक है। आपने टॉपिक तैयार कर लिया बोर्ड टीचिंग के लिए? मैम मैंने सेल डिवीजन रेडी किया है। ओके, तो प्रॉपर डायग्राम अच्छे से तैयार करिए, उसके विड्थ लेबलिंग। हाँ मैम, एक्चुअली मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो पिछले ही वीक मैंने वो सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन दोनों पढ़ाया बहुत बीएससी में अच्छा टॉपिक एमएससी है सेल डिवीजन, और जो उसके डायग्राम जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरा लेबलिंग अच्छा टॉपिक है। में। जी मैम। और आप ड्रेस क्या पहन रहे हैं? मैम साड़ी लिनन की साड़ी है, स्काई ब्लू कलर की, हम्म, लाइट ब्लू। मैं भेज दूँ क्या सर को? एक्चुअली तीन हाँ हाँ, ऑप्शन। देख लीजिए भेजिए उसको भेजिए ठीक है, मैं आपको शेयर करती हूँ। भेजिए। कैसे रखना है। ये थोड़ा सा आप बॉडी पोस्चर पोस्ट दिखाइए में पूरा। दिखाइए किस तरीके से बैठे हैं, हाँ पूरा। पूरा। एक बार थोड़ा पीछे हो हाँ जाइए। बैक बैक में हो हाँ, जाइए थोड़ा सा। और पीछे थोड़ा। आपके सर हैंड, कॉल है मैम हाँ आपके इतना। हैंड की पोजीशन दिखे, इसलिए आपके हैंड की पोजीशन दिखे, आप किस तरीके से रखे हैं ये देखना है। जी मैम, एक मिनट में थोड़ा और पीछे कर लेती जी हूँ। जी जी। मैम नहीं दिख रहा है शायद, ये हाथ, आपको दिख? नहीं नहीं, हैंड की पोजीशन ठीक है सर। नहीं आप हैंड रखिए, कैसे रखे हैं? हाँ ये नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रखना नहीं है, नहीं। ऐसे रखना है। ये देखिए मेरे हैंड दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ, बस इनको अपनी ये थाई थाई पर, पर आ जाइए। थाई हाँ पर रख लीजिए। पास पास नहीं, थोड़े दूर, हाँ थाई पर, इतना थोड़ा सा नहीं, गैप। और ये स्टेप से नहीं, ये ऐसे आप थोड़ा पीछे होइए। थोड़ा पीछे हो जाए। हम मैम आप, एक्चुअली वॉल है इसके पीछे। ओके। मैं, वॉल है एक्चुअली, मैं ऐसे आप करके हाँ आपको। आप हाँ दिख हाँ जाएगा, आप दिख जाएगा। हाँ, ठीक है, रखिए आप रखिए। रखिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिख ठीक नहीं है रहा, मैम। अभी दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ, अब हाँ रखिए। हाँ बिल्कुल है। ये वेरी गुड ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। पैरों की पोजीशन, मैम और जैसे हम चेयर और पे बैठते हैं आप तो अपने थोड़ा पैरों की, आप अपने पैरों की पोजीशन दिखाइए, सिर्फ पैर, पैर किस तरीके से रहेंगे, पैर पैर को दिखा लीजिए कैमरे को पकड़ के, मोबाइल को। एक्चुअली लैपटॉप है मैम, तो अच्छा। शायद ही कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे मैम। नहीं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा थोड़ा गैप गैप, गैप गैप रखिए, गैप। हल्का सा। हाँ ठीक है, ठीक नहीं ठीक वैसे ठीक। भी ये तो साड़ी वगैरह में रहेंगे, हाँ ठीक है, साड़ी में रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। साड़ी में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सूट थोड़े सा। सूट रहता है तो दिक्कत, साड़ी में तो। साड़ी, हाँ मैम पूरा साड़ी, और मैं जो प्रोफेशनल शूज होते हैं बेली टाइप के विदाउट हील वाले, वो पहन हाँ रही हूँ, तो ठीक, जिससे पूरा पैक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा निहारिका जी, ये जी बताइए कि सर। आपके रिटर्न में कितने मार्क्स हैं? सर मेरे 132 समथिंग है, दो क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए, उसमें डाउट था मुझे, बट सर 130 अबव है मेरे रिटर्न में। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा गेन करेंगे इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि हाईएस्ट मार्क्स आपके होना चाहिए। जी सर, ऐसा ही हो सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। और सिलेक्शन तो आपका श्योर है, पक्का। सिलेक्शन तो होना ही है, पक्का सिलेक्शन होना आपकी है। फ्रेमिंग इतनी अच्छी, लेकिन मेरी उम्मीद है आपसे ही है कि आप टॉप 10 में तो होना ही चाहिए। रैंक रैंक लगे आपकी। रैंकर होना चाहिए आपको, है ना? मतलब जी आपका सर। सिलेक्शन तो श्योर है, ये तो बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ। बस ये है कि जी आपकी जो, और इंटरव्यू में भी मुझे लगता है कि आप इनके टॉप 5 में जो मार्किंग होगी उनमें आप होंगे। और बहुत शानदार आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जिस तरीके से यहाँ करते हैं बस वहाँ इसी कॉन्फिडेंस के साथ में, और आंसर दीजिए। बिल्कुल आंसर दें। बहुत शानदार है। ठीक है। और गलत नहीं देना है बिल्कुल भी आंसर, यदि पता नहीं है बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, ताप्ती नदी जो आपके यहाँ से मुल्ताई से निकलती है, ये कहाँ गिरती है? मैम ये अरेबियन सी में, गुजरात के पास, वहां पर इसका मतलब ये उल्टी बहती है, तो ये वेस्ट साइड में गिरती है अरेबियन सी में। चलिए जर्मनी के बारे में थोड़ा मैं थोड़ा देख लेना आपको वो जल्दी। कर दूं। हाँ सर प्लीज बताइए। जी। जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। बर्लिन है। जी। जी। और जो म्यूनिख है, मतलब वहां पर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था, जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो वहीं पर बना है, म्यूनिक में। मतलब पहले गेट हुआ करता था, GATT, मतलब GATT, वो यानी कि कन्वर्टेड हुआ था WTO में, वो म्यूनिक में हुआ था। और वो एक बहुत बड़ा यानी कि वहाँ का यानी कि इकोनॉमिक सेंटर है, मतलब एक हाँ आपका सर मैं,
एक फ्रैंकफर्ट और एक म्यूनिख। फ्रैंकफर्ट। हाँ, दोनों ही। और वहाँ की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। बर्लिन। तो सर शायद इसको इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं क्या? मतलब मैं गई बिल्कुल थी तो बिल्कुल मुझे कैपिटल। हाँ, एक बार मतलब जैसे आपने मुंबई है ना, इसी टाइप से वहां पर हम्म। म्यूनिख है ना, और फ्रैंकफर्ट, ये दोनों मतलब बहुत अच्छे शहर। और जो और सर। मैंने आपका जो जर्मनी का पूछा था ना, ये दोनों जर्मनी कब, जी जी जी। ये 1991 में हो गए थे। मतलब आपकी जो पूर्वी जर्मनी थी उसकी कैपिटल बॉन थी, और जो पश्चिमी जर्मनी थी उसकी कैपिटल बर्लिन थी। दोनों मिलाकर के ये दीवार थी, है ना, दोनों के बीच में वो ढहा दी गई थी, दीवार गिरा दी गई थी, और 91 में दोनों एक हो गए थे जर्मनी, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है। जी। मैम ने शायद मुझे उसका और भी कुछ पूछा था, तो अभी मुझे याद आया कि जैसे बीएमडब्ल्यू का बहुत बड़ा सर हेडक्वार्टर है वहाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल। हाँ, विजिट किया था तो मैंने ना, इसको थोड़ा मैंने देख लीजिएगा आप। जर्मनी की। हाँ, जी, एक दो चीजें ऐसी कुछ मैंने विजिट की थी जो वहां पर ही है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और यहाँ का जो अगर बात करें कौन सा स्पोर्ट है जो फेमस है, BMW फुटबॉल, ऑडी। फुटबॉल जर्मनी। फुटबॉल। फुटबॉल हाँ मैम, फुटबॉल हाँ, काफी। तो ये और पूछ सकते हैं यदि कभी कभी। हिस्ट्री से हम कनेक्ट करें ना, तो इंडिया और जर्मनी दोनों ये आर्यन यानी कि उससे प्रजाति से हैं। अच्छा मैम, सर जो आर्यन इंडिया में आए थे तो वही। उसका भी यानी कि एक ब्रांच हुआ, जर्मनी का भी है। यहाँ जी। की जो अगर बात करें करेंसी, करेंसी। यूरो है क्या? यूरो। यूरो यूरो। है। यूरो यूरो है। है मैम। तो ये जी। सिंपल ऐसे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जी। और वो इंटरनेशनल इसका प्रेसिडेंट कौन है वो भी देख लीजिएगा। हाँ सर, मुझे नाम बिल्कुल क्लिक नहीं हुआ, और इस बार ही इंडियन बने हैं, वो सरदार जी है वो। हाँ। सो नाम देख लूंगी मैं सर तो एक बस बार। आज का वो अगर बात करें फेमस, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बोल सकते हैं ना। हम्म। बीएमडब्ल्यू ऐसा नहीं बोल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है काफी कई अच्छा है नाम है। जर्मनी ऑडी का। भी है हाँ, BMW। वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ठीक देश मैम। अलग अलग क्षेत्र के लिए फेमस होते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो उसमें बीएमडब्ल्यू भी आ मतलब गया। आपका ये ऑटोमोबाइल्स का और मेडिसिन का जर्मनी में काफी अच्छा है। चलिए। जी ठीक। सर, क्योंकि बायोटेक का काफी वो है। मैम मुझे बिल्कुल। बस एक लास्ट क्वेश्चन। मेरा 80% पार्ट जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मेरा रिवीजन हो चुका है मैम, पर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट जो मैं सिर्फ 3 साल से पढ़ रही हूँ, मेरा यूजी में भी नहीं था, पीजी में भी नहीं था, तो उसका रिवीजन मैम मैं शॉर्ट में कैसे करूँ, लाइक फास्ट फॉरवर्ड वो हो जाए? आपका आपका कब है? 11th को है मैम मेरा। एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th 12th बस। पढ़ ली मैम, एनसीईआरटी तो मैंने पूरी पढ़ ली है, एक एक वर्ड पढ़ लिया है। यहाँ सर देखेंगे, सर भेज देंगे आपको। मैं भेज दूंगा सर आपको। भेज देंगे आपको। हाँ सर, 11th 12th जितना, सॉरी, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट जितना पढ़ना है, बिकॉज दैट इज माय आपकी नॉन आपको इंटरेस्ट। जूलॉजी डिपार्टमेंट में ही पढ़ा रहे हैं ना, जूलॉजी में ही पढ़ा रहे हैं ना। तो आप जो पढ़ा रहे हैं ना, आपने पढ़ाने के जो नोट्स बनाए उन्हीं को रिवीजन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपका, है ना। और इसमें भी आपको जैसे आपने सेल डिवीजन वगैरह ये भी पार्ट काफी अच्छे पूर्व उसमें जियोलॉजी में आता है। उसका जो आपका जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको अच्छी तरह से कर लीजिए बस। फिर कुछ ठीक। भी नहीं आपको, यानी कि जो जनरल चीजें वो तो सारी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन जो पूरा फाइलम वाइज है उसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में जो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं बस उनको तैयार कर लो, वही पूछे जाते हैं हर फाइलम से, क्योंकि इतना सारा उसमें आप देखो कि जीप बड़े भरे पड़े हुए हैं, तो हर जीप को थोड़ी नाम रटने बैठेंगे। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल हम जिनका करते हैं, अब आप तो उसमें वही प्रैक्टिकल कराते होगे, कराते हो प्रैक्टिकल। ठीक है। जी हाँ तो मैम, बस मतलब बस डिसेक्शन तो बंद हो गए, बट स्पॉटिंग या जो हम हाँ लोग बायोटेक में करवाते हाँ, थे वही तो बस करवाते मैम। उनको तैयार कर लो थोड़ा, बस उनके बारे में ही पूछते हैं, क्योंकि वहाँ ठीक। प्रोफेसर ही बैठेंगे और प्रोफेसर जो है वो यही पूछेंगे। प्रोफेसर ही बैठते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट निहारिका जी। आपका थैंक यू। होगा, जरूर होगा। 100% थैंक यू आपका। सो मच सर, और मैम आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई है, आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। और उसको और देख लीजिएगा निहारिका जी, अभी क्या है, एक जो है मैराइन जो हमारी फिशरीज है ना उससे रिलेटेड उनकी एक गणना हो रही है, डिजिटल बेस पर हो रही है, पहली बार कल से ही स्टार्ट है, कल से ही स्टार्ट है। जी तो इसको मैं कल जूम मीटिंग में भी पूछ लूंगी एक बार सभी लोगों से, एक दो प्रश्न है करंट के। मैम, उसका नाम क्या है? गूगल पे मैं एक बार सर्च कर लूंगी उसे। ये आप ये डाल देना, मैराइन जो सेंसस है फिशरीज, MFC, मैराइन फिशरीज सेंसस, ऐसे हम्म, करके आप देखेंगे तो आ जाएगा, कल से ही स्टार्ट होना है। तो पहली ठीक। बार डिजिटल हो रहा है, नहीं तो हर बार बिना डिजिटल होता था, इस बार डिजिटल हो रहा है। तो इसको देख ठीक लेना, मैम। और कुछ एक दो चीजें हैं करंट से रिलेटेड, वो भी मैं कल पूछ लूंगी आप लोगों से। ओके। ओके मैम। ठीक है, चलिए, थैंक ऑल यू द सो मच बेस्ट। मैम, थैंक यू सर, थैंक